हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीक स्टडी स्मार्टली। मैं हूं बलजिंदर सिंह। एक बार फिर से आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो इंटरनेशनल बिजनेस के ऊपर रहने वाली है, जिसके अंदर हम लोग कवर अप कर रहे थे रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स। तो डियर फ्रेंड्स, हम लोगों ने बहुत कुछ कवर कर लिया था। अभी हमारा जो कल मैंने आपको लास्ट क्लास करवाई थी, जिसके अंदर मैंने आपको नाफ्टा के बारे में पढ़ाया था कि जो नाफ्टा होता है किस तरीके से नॉर्थ अमेरिकन जो आपका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है किस तरीके से वर्क करता है। तो उसी तरीके से आज हमारी क्लास नंबर 17 है, जिसके अंदर हम लोग सारे को अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बता देता हूँ, जो 16 क्लासेज मैंने पहले करवा रखी हैं, 1 से 16 क्लासेज, वो आपको मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाएंगी। उनको जल्दी से जल्दी अच्छे से कवर अप कर लो, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो जाए। और ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट होगा तो समझ जाओ कि आपका एग्जाम भी आपका क्रैक हो जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर सारक के बारे में हम लोग आज बातचीत करने वाले हैं कि सारक किस तरीके से वर्क करता है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, और इसके से अंदर कौन कौन सी जो कंट्रीज हैं वो आती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखो जी, सारक की बात करते हैं। सारक किस तरीके से वर्क करता है, सबसे पहले तो देखो, ये आपका क्या होता है, फ्री ट्रेड एरिया होता है। ठीक है ना, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है। किन किन कंट्रीज के अंदर होता है, किस किस तरीके से काम करता है। सारक की सबसे पहले बात करते हैं, इसकी फुल फॉर्म क्या है। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन की बात करते हैं कि जो सार्क है इसकी फुल फॉर्म क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन की यहाँ पर बात की जाती है कि ये मिलजुल कर काम करता है। जो साउथ एशियन की जो एक आपस के अंदर एसोसिएशन बना रखी है रीजनल की, तो उनको कोऑपरेट करता है, उनके बीच में सहयोग बढ़ाता है, उसके लिए बनाया गया है। तो सबसे पहले इसका सार्क का जो आपका सेक्रेटरी जनरल है वो कौन है आपका, वो आपका है एसाला रुवान वीराकून। ठीक है, ये आपने नाम याद रखना है, एसाला रुवान वीराकून इसका नाम है, जो इसका क्या है अभी का जर्नल सेक्रेटरीज है। ठीक है ना, इसका नाम क्या है, एसाला रुवान वीराकून। उसके बाद जो सार्क है इज द रीजनल इंटर गवर्नमेंटल। देखो, इंटर गवर्नमेंटल का मतलब ये होता है जहां पर गवर्नमेंट भी फंक्शनिंग अपनी करती है और पब्लिक भी अपनी फंक्शनिंग कर सकती है। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ये। साथ ही साथ क्या है, जियो पॉलिटिकल, मतलब जो आपका पॉलिटिकल क्षेत्र है, जियोग्राफिकली जो क्षेत्र आपका बनता है ना सारे का सारा, तो वो मतलब पूरे का पूरा आपका जियो और पॉलिटिकल दोनों को मिला करके वो सारी की सारी जितनी भी कंट्री सार्क के अंदर आती हैं वो इस तरीके से आपकी करती हैं। अपना पॉलिटिकल जो आपकी टर्म एंड कंडीशन है वो भी कुछ कुछ सेम रखती हैं। उनके बारे में भी यहाँ पर क्या होता है, यूनियन बनाई जाती है ऑफ द स्टेट इन द साउथ एशिया। साउथ एशिया की बात करते हैं, सारी की सारी कंट्री जो कौन सी आती है इसके अंदर, साउथ एशियन का एसोसिएशन है ये। इसके अंदर सारी कंट्री जो आपकी कौन सी आएंगी, साउथ वाली आएंगी। अभी इसके 8 मेंबर हैं। कौन है, 8 मेंबर हैं। कौन कौन है, अफगानिस्तान इसके अंदर आता है, साथ ही साथ बांग्लादेश इसके अंदर आता है, भूटान इसके अंदर आता है, इंडिया इसके अंदर आता है, मालदीव इसके अंदर आता है। ठीक है ना, जो आपका साथ के साथ नेपाल इसके अंदर आता है, पाकिस्तान इसके अंदर आता है, श्रीलंका भी इसके अंदर आता है। 8 तरीके की कंट्रीज इसके अंदर है। इनको याद करवाने की भी मैं ट्रिक आपको बताऊंगा। तो डियर फ्रेंड्स, सार्क क्या है आपका, साउथ एशियन एसोसिएशन है फॉर द रीजनल कोऑपरेशन है। इसका जो आपका सेक्रेटरी जनरल कौन है आपका सार्क का, एसाला रुवान वीराकून इसका नाम है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो ये जो कौन सी है, इंटरनेशनल लेवल की एक क्या है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके अंदर ज्योग्राफिकल साथ के साथ पॉलिटिकल सिस्टम की जो यूनियन बनाई जाती है, किनके अंदर बनाई जाती है, साउथ एशियन की जो कंट्रीज होती हैं उनके बीच बनाई जाती है। उनके अंदर 8 तरीके की कंट्री हैं जो सार्क की मेंबर हैं। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव है, नेपाल है, पाकिस्तान है और श्रीलंका है। आगे बात करते हैं। देखो, सार्क है जो आपका, वो एस्टैब्लिश कब किया गया था, 7 से 8 दिसंबर 1985 के अंदर इसको एस्टैब्लिश किया गया था, ढाका बांग्लादेश के अंदर। ठीक है ना, कहां, ढाका बांग्लादेश के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। 7 से 8 दिसंबर है ना, मतलब ये दोनों में से कोई भी डेट आ जाएगी तो आपका 1985 दिसंबर में आपका क्या हुआ था, जो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है वो आपका बनाया गया था ढाका के अंदर, बांग्लादेश के अंदर। द आइडिया ऑफ एस्टैब्लिश वाज द फर्स्ट डेलिब्रेट
मतलब कब इसका सबसे पहले सुविधाजनक कब लगा, मतलब किसको बंदे को लगा कि यार कोई सार्क नाम की चीज हम लोगों को बनानी चाहिए, इतने देशों को मिलकर बनानी चाहिए। वो प्रेसिडेंट थे आपके बांग्लादेश के, जिनका नाम क्या था, जिया उर रहमान, ठीक है ना, जिया उर रहमान था इनका नाम। इन्होंने सबसे पहले, इनके दिमाग में आइडिया आया और इन्होंने क्या किया, बाकी देश था जो, बाकी जो देश हैं इसके अंदर, उनके साथ बातचीत की। जो फर्स्टली आपका इनिशियली सार्क का जो हेडक्वार्टर था, जो देखो यार बांग्लादेश वाला जो आपका जो प्रेसिडेंट था उसने ही इसकी स्थापना की थी, उसके माइंड में आइडिया आया था। तो सबसे पहला जो इसका हेडक्वार्टर था, फर्स्ट हेडक्वार्टर आपका कहां पर है, इसका सर्वप्रथम हेडक्वार्टर आपका कहां पर है, वो आपका ढाका के अंदर है, इनिशियली जो सार्क का हेडक्वार्टर है। एंड फाउंडर कंट्री, और इसके अंदर कौन कौन सी फाउंडर कंट्री थी उस टाइम पर, इंडिया थी, पाकिस्तान थी, बांग्लादेश था, नेपाल था, भूटान था, श्रीलंका था, मालदीव था, ठीक है ना। ये मालदीव वाला भी इसके अंदर ऐड था। साथ ही साथ प्रेजेंटली इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, काठमांडू के अंदर है, नेपाल, ठीक है ना, काठमांडू नेपाल के अंदर है। ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है। अफगानिस्तान ने इसको बाद में ज्वाइन किया था, जो 8th मेंबर था। पहले इसमें कितने मेंबर थे सर जी, 7 मेंबर थे, और अफगानिस्तान ने अप्रैल 2007 को इसको ज्वाइन किया था। कब किया था, अफगानिस्तान ने सबसे लास्ट में ज्वाइन किया था। और आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सार्क के अंदर सबसे लास्ट मेंबर कौन आया था, तो आपका आंसर होगा वहां पर अफगानिस्तान। कब ज्वाइन किया था, 2007 के अंदर सदस्यता प्राप्त की थी सार्क की। अब द ऑब्जर्वर कंट्री कौन है, किन लोगों ने साथ में मिलकर के ये इनका एग्रीमेंट करवाया था, वो है आपकी ऑस्ट्रेलिया, जापान, ईरान, ठीक है ना। जो जहां से इन लोगों ने क्या किया था, मतलब ऑब्जर्वर हेल्प वगैरह ली थी, या ऐसा मान सकते हो कि ये जो पर्यवेक्षण कंट्री है, इनके अंडर सार्क को बनाने के लिए, मतलब जो आपकी साउथ एशियन, साउथ कोरियन की जो कंट्रीज हैं, साउथ सॉरी एशियन की जो कंट्रीज हैं, उनके बीच में म्यूचुअल ट्रेड करने के लिए, पीसफुल मतलब शांति बनाए रखने के लिए, साथ ही साथ सिक्योरिटी अमंग टू द साउथ एशियन कंट्री। तो इन लोगों ने क्या करवाया था, साथ में मिलजुल कर जो एग्रीमेंट है उसको करवाया था, जिसको क्या बोला जाता है, आपका सार्क बोला जाता है। और सार्क का नाम आपको मैंने बता दिया, साउथ एशियन एसोसिएशन, जो आपकी क्या थी, रीजनल कोऑपरेशन के लिए बनाई गई है इसको, जो आपका एक दक्षिण एशिया जो क्षेत्र है उसका सहयोगी संघ इसको बोला जाता है, इसका एक्रोनियम है। दिस इज अ ग्रुप ऑफ नेशन दैट हैव ज्वाइंड टुगेदर एज द जियोपॉलिटिकल यूनियन। यहां पर जो आपका क्या होता है, भू राजनीतिक संघ भी इसको बोला जाता है, जो आपस के अंदर जितनी भी कंट्री हैं उनका जो राजनीतिक और ज्योग्राफिकल सिस्टम है वो एक समान सा रहता है। इनके अंदर एक तरीके से यूनिटी बनाकर रखी जाती है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है एक साथ ही साथ। फाउंड कब हुआ था ओरिजिनली, आपको मैंने बताया 1985 के अंदर ये क्या हुआ था, फाउंड आया था, फाउंडेड हुआ था। 7 और 8 दिसंबर को लगभग इसका जो फाउंडेशन थी हुई थी 1985 के अंदर। उसके बाद देखो, द ऑर्गेनाइजेशन गोल इज प्रमोट इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट एंड रीजनल इंटीग्रेशन। इसका जो एक गोल था इस ऑर्गेनाइजेशन का, जो सार्क है, इसका गोल क्या था, इसका लक्ष्य था आर्थिक विकास करना, ठीक है। आर्थिक विकास के साथ साथ जो क्षेत्रीय एकीकरण है, जिसको क्या बोला जाता है, रीजनल इंटीग्रेशन है, कि आपस में मिलजुल कर रहना, उस चीज के विकास के लिए क्या किया था, सार्क को बनाया गया था इन 2006 के अंदर, ठीक है ना। 2006 के अंदर सार्क ने क्या किया था, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया को क्या कर दिया था, शुभ आरंभ इसका कर दिया था, ठीक है ना, लॉन्च कर दिया था सार्क ने 2006 के अंदर। सारी की सारी जो 8 मेंबर कंट्रियां हैं, ठीक है ना, सॉरी 7 मेंबर कंट्रियां थी उस टाइम पर, और 8वीं तो 2007 के अंदर आई थी। तो 2006 के अंदर क्या कर दिया था, मान लो इन लोगों ने फ्री ट्रेड एरिया को क्या कर दिया था, बना दिया था, कि जितनी भी हमारी 8 मेंबर कंट्री हैं या 7 मेंबर कंट्री थी उस टाइम पर, वो आपस के अंदर फ्रीली ट्रेड कर सकती हैं। देयर आर 8 मेंबर स्टेट्स ऑफ सार्क। सार्क के जो कितने सदस्य हैं, 8 सदस्य हैं आज के टाइम में। और क्या क्या इसके अंदर है, देखो कंबिनेशन अगर मैं बताऊं पूरा, नियरली इसके अंदर ना क्या होता है कि 2 मिलियन वर्ग का जो क्षेत्रफल है आपका इसके अंदर आता है टुगेदरली, जितने 8 के 8 स्टेट हैं। अगर देखा जाए तो अप टू टोटल 3% ऑफ द वर्ल्ड एरिया, मतलब पूरी दुनिया का जो क्षेत्रफल है
ठीक है ना। पूरी दुनिया का जो क्षेत्रफल है उसका 3% एरिया कौन है, सार्क के अंदर आता है। किसके अंदर आता है, सार्क के अंदर। और इसके अंदर टोटल जो जनसंख्या आपकी वो 1.7 बिलियन के आसपास है। अगर देखा जाए तो वो कितनी पॉपुलेशन बनती है पूरे वर्ल्ड की, अगर मैं बात करूं तो पूरे वर्ल्ड की सार्क के अंदर 21% जनसंख्या आपकी आती है। अब इसको दोबारा सुन लो, क्या चीज मैंने बोली है कि देखो, अगर मैं बात करूं तो नियरली 2 मिलियन तो आपका क्या है, पूरा क्षेत्रफल है जिसके अंदर सार्क की 8 कंट्रीज आती हैं। ठीक है। 3% अगर मैं बात करूं कि पूरे वर्ल्ड का, पूरी दुनिया का जो मतलब आपकी लैंड है ना, 3% लैंड ऐसी है जो सारे कंट्रियों के अंडर आती है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं इसके अंदर 1.7 बिलियन आपकी क्या आती है, पॉपुलेशन आती है। उसके बाद अगर मैं बात करूं 1.7 बिलियन पॉपुलेशन मतलब पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन की 21% पॉपुलेशन आपकी किसके अंदर आती है सर जी, सार्क के अंदर आती है। आगे बात करते हैं इसके कुछ ना प्रिंसिपल है। अब प्रिंसिपल कौन कौन से है, सोवरन सोवरन इक्वालिटी की बात करते हैं यहां पर, ठीक है ना। मतलब यहां पर बात करते हैं किस चीज की, संप्रभुता समानता की यहां पर बात की जाती है। साथ ही साथ बात करते हैं किस चीज की, ट्यूटोरियल आपका इंटीग्रेट है, मतलब जो आपका रीजनल इंटीग्रेशन है उसको बढ़ावा दिया जाता है। पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस बनाई जाती है, एक दूसरे पर पॉलिटिकल की जो स्वतंत्रता है उसको पैदा किया जाता है। साथ ही साथ क्या होता है, नॉन ट्रांसफरेंशियल, अगर मैं बात करूं कि आप आपस के अंदर कोई भी क्या करते हो, किसी भी तरीके से इंटरनल अफेयर्स आपके हो जाते हैं या कोई भी आपकी बातचीत हो जाती है तो उनके लिए आप कोई भी एक एग्रीमेंट बनाओगे या किसी भी तरीके से अगर आप कोई ट्रेड वगैरह कर रहे हो तो इंटरनली अफेयर्स की अगर मैं बात करूं तो वो सारे के सारे आपके म्यूचुअली बेनिफिट के लिए होते हैं। सच रीजनल कोऑपरेशन वुड बी आ कॉम्प्लीमेंट एंड नोट अ सस्टेनेबल फॉर द, देखो जो बायलेटरल और मल्टीलेटरल कॉरपोरेशन थे आपके, उनकी बजाय ये थोड़ा विपरीत काम करता है क्योंकि इसके अंदर 8 कंट्रीज काम करती है। अगर मैं पहले वाला, अगर मैं नाफ्टे वाली की बात करूं उसके अंदर मैंने पढ़ाया आपको, नॉर्थ अमेरिकन जो कंट्रीज उसके अंदर आती है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है उनके अंदर 3 कंट्री आती हैं, उसको बोल सकते हैं, ठीक है ना, मल्टीलेटरल है वो थोड़ा। ये पूरा जो उनके विपरीत काम करता है जाकर के, सच रीजनल कोऑपरेशन शैल नॉट बी इन कंसिस्टेंट जो चीजें होती हैं विद द अदर बायलेटरल और मल्टीलेटरल, मतलब ओब्लिगेशन आपको नहीं करता ये चीजें कि आप बायलेटरल किसी के साथ क्या करो, एग्रीमेंट करो या ना, नहीं, आपको फ्री ट्रेड एरिया प्रोवाइड करता है, आप अपना बिजनेस करना चाहते हो, एग्रीमेंट करना चाहते हो तो करो, नहीं तो कोई भी ऑब्लिगेशन आपको यहां पर नहीं डाला जाता। उसके बाद बात करते हैं सार्क की जो 8 कंट्री है इसको याद कैसे करना है। सबसे मेन मुद्दा यही होता है कि 8 कंट्रीज आती हैं, सबसे पहले देख लो जैसे आपका कौन कौन सी कंट्री यहाँ पर आती है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, मालदीव है आपका, ठीक है ना। उसके बाद नेपाल है आपका, ठीक है, उसके बाद पाकिस्तान है, श्रीलंका है, ये 8 तरीके की कंट्री आपकी आती हैं। और ये 2007 के अंदर ज्वाइन किया था, जिसको अफगानिस्तान के नाम से आप जानते हो जिस देश को। तो इसको याद करने की छोटी सी एक ट्रिक है, एमबीबीएस पेन की अगर मैं बात करूं तो एम से मालदीव आ जाएगा आपका, ठीक है। बी से आपका क्या आ जाएगा, बांग्लादेश और भूटान आ जाएगा। एस से आपका श्रीलंका आ जाएगा। पेन से आप क्या करोगे, पी से आपका पाकिस्तान आ जाएगा। ए से आपका अफगानिस्तान आ जाएगा। आई से इंडिया आ जाएगा और एन से आपका नेपाल आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो विद द ट्रिक, ठीक है ना। ट्रिक के साथ आप क्या कर सकते हो, इसको याद कर सकते हो, एमबीबीएस पेन, एमबीबीएस पेन। इस तरीके से आप इन सारी कंट्रियों को याद कर सकते हो, आपको पता लग जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इनमें से मेंबर कंट्री कौन सी नहीं है, किसकी, हमारे सार्क की, तो आप इस ट्रिक के द्वारा याद कर पाओगे कि आपका मालदीव है, नेपाल है, पाकिस्तान है, श्रीलंका, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया, ये सारी कंट्रियों के अलावा अगर किसी चीज का आपका नाम आता है तो वो आपकी कंट्री सार्क के अंदर नहीं होगी। अभी तक फुल अपडेट है आपका, 8 मेंबर ही टोटल मेंबर हैं सार्क के। अब देखो सार्क के अंदर 8 मेंबर कौन कौन से आते हैं, ये वाला अफगानिस्तान हो गया, ये वाला आपका पाकिस्तान हो गया, इंडिया के साथ लगता है बिल्कुल, ये आपका सबसे बड़ा है जो इंडिया हो गया, ठीक है ना। उसके बाद ये छोटा सा देश भूटान बन गया बैठ करके, ये नेपाल बन गया, उसके बाद ये बांग्लादेश वाला बन गया, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं किस चीज की, श्रीलंका की बात करते हैं, ये नीचे है थोड़ा, मालदीव, ये छोटे छोटे जो टुकड़े में बटा हुआ समुद्र के अंदर, इसको
इसको बोला जाता है। तो ये आपका इंडिया सबसे बड़ा है। ये जितना भी सब कुछ है ये सारे के सारे इंडिया के अंदर थे पहले, धीरे धीरे करके जैसे ही पार्टीशन होता गया उसी तरीके से पूरे का पूरा सिस्टम है बिखर चुका है आपका। और इसकी जो आपकी करंट ऑब्जर्वर थी, जो सार्क की 9 टाइप की आपकी है, 9 देश हैं आपके, कौन कौन से? ऑस्ट्रेलिया, चाइना है, यूरोपियन यूनियन है आपकी, ईयू बोला जाता है, इसको भी पढ़ेंगे अच्छे से, ईरान है, जापान है, ठीक है ना, जो आपका रिपब्लिक ऑफ कोरिया की बात करते हैं, मारिया उसकी बात करते हैं, ठीक है ना, की बात करते हैं, साथ ही साथ इसकी यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, मतलब इन लोगों ने साथ में मिलकर के आपको अच्छे से एग्रीमेंट करवाने के लिए हेल्प की है बस, ठीक है। अब फंक्शंस की बात करते हैं, फंक्शंस ऑफ सार्क ऑर्गेनाइजेशन। फंक्शन ऑफ सार्क ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात करूं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलप एंड टूरिज्म। सार्क के अंदर ना देखा जाए तो आपके जो ह्यूमन रिसोर्स हैं उनका लेन देन आप कर सकते हो, आपस के अंदर देशों से आप ह्यूमन रिसोर्स मंगवा सकते हो, मैनेजमेंट वगैरह वाले लोगों को मंगवा सकते हो, और क्या कर सकते हो, इजीली उनको सेसेबल कर सकते हो आसानी से, मतलब उनके देश में जाके काम कर सकते हो, या आप उनके देश में जाकर काम कर सकते हो, या वो आपके देश में इधर लाके उनको काम करवा सकते हो। तो ये सारी चीजें आपकी हैं किसके अंदर, सार्क के अंदर है। टूरिज्म की अगर मैं बात करूं, आप घूमने जा सकते हो वहां पर, टूर लेके जा सकते हो, तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारे कंट्रीज जो आपकी आती हैं 8 तरीके की, उनमें जा सकते हो आप। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की, यहां पर बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट, इन दोनों का, कि एग्रीकल्चर सारे कंट्री हैं जितनी भी आपकी 8 कंट्री हैं, इसके अंदर किस तरीके से आपका एग्रीकल्चर और रूरल जो आपका ग्रामीण क्षेत्र है उनका और कृषि का विकास किस तरीके से इन 8 देशों के अंदर किया जाएगा। साथ ही साथ एनवायरनमेंट का प्रोडक्शन कैसे देखा जाएगा, जो आपका नेचुरल क्लाइमेटी है उसको कैसे, जो आपकी प्राकृतिक आपदाएं आपके सामने आ जाती है, या बायोटेक्नोलॉजिकल सिस्टम है, इनको किस तरीके से सार्क की जो 8 कंट्री हैं इनके अंदर मिलजुल कर या एक दूसरे का सहयोग देकर किस तरीके से इंप्रूव इनको किया जाएगा। साथ ही साथ आपकी इकोनॉमिकल जो आपकी स्थिति है उनको भी देखा जाता है, ट्रेड और फाइनेंस है इसकी भी बातचीत की जाती है, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट कैसे होगा, ट्रेड का डेवलपमेंट कैसे होगा, फाइनेंस कहां से आएगा, सारी कंट्रियों का जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए, डेवलपमेंट के लिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए, उन सारी चीजों को इसके अंदर देखा जाता है और हेल्प की जाती है एक दूसरी कंट्री की। साथ ही साथ क्या होता है यहां पर, जो आपका क्या होता है, सोशल इश्यूज आपके आते हैं, जो सामाजिक मुद्दे हैं ना उनको भी खत्म करने की कोशिश की जाती है, जो जाति धर्म से जुड़े होते हैं, बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं, तो उन चीजों को भी यहां पर क्या किया जाता है, समाप्त करने की कोशिश यहां पर की जाती है, किसके अंदर, सार्क ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इंफॉर्मेशन एंड जो आपकी पॉवर्टी की अगर मैं बात करूं, ठीक है ना, जो आपकी पॉवर्टी है उसके लिए आप क्या करते हो, सूचना इकट्ठा करते हो, और जो गरीबी उन्मूलन है उसको समाप्त करने की कोशिश करते हो, ठीक है ना। भी 8 कंट्री हैं जो इनका समापन यहां पर किया जाना चाहिए, 8 जो सार्क के अंदर कंट्रीज आती हैं, 21% है पूरी दुनिया का, तो इसका पूरे का पूरा जो पॉपुलेशन है, इस 21% के अंदर आप लोग ना पॉवर्टी है उसका एलिवेशन कर देते हो, मतलब उसको समाप्त करने की कोशिश करते हो। बाद में बात करते हैं जैसे आपकी एनर्जी सिस्टम है, कि आप क्या कर देते हो, जैसे आजकल आपको पता ही है कि सोलर का सिस्टम चल रहा है, ज्यादातर सोलर पैनल का जो सिस्टम है उसको चलाया, तो 8 कंट्रियों के अंदर जो एनर्जी सिस्टम है उसको किस तरीके से बिल्डअप करना है। ट्रांसपोर्टेशन साइंस भी आपकी इसके अंदर आती है, कि जो आपका ट्रांसपोर्टेशन है वो किस तरीके से किया जाएगा, सारी की सारी 8 कंट्रियों के अंदर टेक्नोलॉजिकल सिस्टम देखा जाता है। सारी चीजों को कुल मिलाकर ये देखा जाता है कि पूरा ओवरऑल जो आपकी सारे की 8 कंट्री हैं उनका किस तरीके से पूरा होल डेवलपमेंट किया जा सकता है। उसके बाद बात करते हैं एजुकेशन की, सिक्योरिटी की और कल्चर एंड अदर की सारी अगर मैं बात करूं तो यहां पर एजुकेशन के ऊपर भी जोर दिया गया। सार्क जो संगठन बना है आपका सार्क ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जो एजुकेशन है इसके लिए भी कुछ स्टेप उठाए गए हैं, सिक्योरिटी के भी लिए उठाए गए हैं, साथ के साथ कल्चर के लिए तो आपको पता है जियोपॉलिटिकल जब मिल जाता है आपका तो कल्चर आपका भी मिलना स्टार्ट हो जाता है। मतलब सार्क के अंदर ना ऐसी कंट्री हैं जिनका जो पहनावा है आपस के अंदर मिलता जुलता है, जिनका जो कल्चर है सारी की सारी कंट्रियों का, 8 कंट्रियों का, इनका आपस के अंदर मिलता जुलता है। आगे बात करते हैं, वही यहां पर जो आपका कंपैरिजन अगर मैं करूं तो 3% है पूरे वर्ल्ड का एरिया है, 21% जो आपकी वर्ल्ड की पॉपुलेशन है इसके अंदर आती है। और साथ ही साथ जो आपका ग्लोबलाइजेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए, ग्लोबल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपका कितना है, 2.9 ट्रिलियन आपका है पॉपुलेशन इसके अंदर, ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर। अब यहां पर बात करते हैं किस चीज की, क्रिएटिंग सिनर्जी, तालमेल बनाना। तालमेल बनाना, इट इज द वर्ल्ड मोस्ट डेंसली
पॉपुलेशन है जो इसके अंदर, जो आपकी 3% है पूरे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है, या 21% पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन का। तो इसके अंदर देखा जाए ना, मोस्टली देखा जाए तो ऐसा सार्क एरिया ऐसा है जिसके अंदर ना हैव ए कॉमन ट्रेडिशन, ड्रेस, फूड, कल्चर, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स, ये सारे के सारे आपके अंदर आपके क्या है, मिलते जुलते पहलू हैं, ठीक है ना। जो सार्क के अंदर 8 कंट्री है ना, दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी है इसके अंदर, सबसे ज्यादा आबादी किसके अंदर है दुनिया की, सार्क जो संगठन बनाया है इसके अंदर है। और इसके अंदर अगर मैं देखूं तो सार्क देशों का एक समान पहनावा, परंपरा, भोजन, संस्कृति, राजनीतिक पहलू हैं जिनसे उनके कार्यों में अच्छे से जो क्रिएट हो जाती है सिनर्जी सिस्टम, ठीक है ना। सिनर्जी सिस्टम कब बनता है, जब आपका ये भी एक है और ये भी एक है, ठीक है ना। दिखने को क्या लगता है, दोनों एक एक लगते हैं, लेकिन दोनों आपस के अंदर मिलते जुलते हैं, और दोनों मिलने के बाद कितने बना रहे हैं, 11 बना रहे हैं आपके, ठीक है। अगर 1+1 हो जाए ना तो कितना बन जाता है, 11 बन जाता है। इसी तरीके से जो आपका क्रिएटिंग सिनर्जीज, यहां पर तालमेल, आपका कोऑर्डिनेशन बनाया जाता है। उसके बाद कॉमन सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं कि आपका जो इलिटरेसी की बात करूं, जो अनपढ़ता है आपके देश के अंदर, साथ के साथ पॉवर्टी आपके देश के अंदर, नेचुरल हजार्ड्स आपके सामने जो आते हैं, इंटरनल जो कंफ्लिक्ट है, इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस है आपकी, लो जीडीपी है, ठीक है ना, पुअर सोशल इकोनॉमिकल कंडीशन है, ये सारी चीजें, अपलिफ्टिंग देयर द लिविंग स्टैंडर्ड, इन सारी चीजों का सोल्यूशन करके कॉमन सोल्यूशन करना चाहते हैं। सार्क इसलिए बनाया था कि 8 कंट्रियों के अंदर ये सारी चीजें खत्म की जाए। पॉवर्टी है, इलिटरेसी की बात करूं तो मैं, या पिछड़ी हुई जाति आपकी रहती है, जहां पर खराब जो आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन है उसको कैसे ठीक किया जाएगा, सोशल कंडीशन को कैसे ठीक किया जाएगा, और लिविंग स्टैंडर्ड को किस तरीके से ऊपर उठाया जाएगा, जीवन स्तर को ऊपर उठाया जाएगा, जिससे कि विकास के सामान्य क्षेत्र का निर्माण होगा। कौन कौन सी चीजें आपकी आती हैं, जैसे आपकी जो गरीबी है, ठीक है, उसके बाद निरंतरता है आपकी, कुपोषण है आपका, प्राकृतिक आपदाएं हैं, जो आंतरिक संघर्ष है आपका, औद्योगिक तकनीकी पिछड़ी हुई है जो आपकी, उनको देखा जाएगा, जो आपकी निम्न सकल घरेलू उत्पादन है, खराब सामाजिक आर्थिक स्थिति है, इन चीजों को सुधार करके आपको प्रोग्रेस के राह के ऊपर लेकर जाया जाएगा। सार्क का यही एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस है। अब इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, सार्क किन किन ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखकर काम करता है। सबसे पहले ये क्या करता है, प्रमोट द वेलफेयर, वेलफेयर को सबसे ज्यादा ये क्या करता है, प्रमोट करता है, इंप्रूव करता है, किसको, इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, जीवन के स्तर में सुधार, जीवन स्तर में सुधार करता है, कल्याण को बढ़ावा देता है, लोगों के कल्याण को बढ़ावा देता है, जो कि आपका किसके अंदर है, सार्क के अंदर है। साथ ही साथ एक्सीलेटर करता है इकोनॉमिकल ग्रोथ को, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और सांस्कृतिक विकास को तेजी से बढ़ाता है, और नई नई इंडिविजुअली अपॉर्चुनिटी लेकर के आता है, जिनसे क्या होता है, आने वाले टाइम के अंदर आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होता है, आपके पूरे क्षेत्र का, आपके देश का यहां पर विकास होता है। टू प्रमोट एंड स्ट्रेंथ, यहां पर क्या होता है, टू प्रमोट एंड स्ट्रेंथ कोलेक्टिव सेल्फ रिलायंस की अगर मैं बात करूं, कि आपके जितने भी देश है ना, उनको आत्मनिर्भर या इंडिविजुअली क्या करना चाहता है, 8 की 8 कंट्रीज को क्या करना चाहता है, आत्मनिर्भर को बढ़ावा देना चाहता है। हर कंट्री को आपस के अंदर, जो साउथ एशियन के अंदर रहती हैं, उनको क्या करना चाहता है, मजबूत करना चाहता है, स्ट्रोंग बनाना चाहता है, स्ट्रेंथ उनको देना चाहता है कलेक्टिवली, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, ये क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है म्यूचुअल ट्रस्ट के अंदर, कि जो भी बंदे यहां पर हैं, काम कर रहे हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, म्यूचुअल ट्रस्ट बना के रखना चाहता है। 8 की 8 कंट्रियों के अंदर क्या करना चाहता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को क्रिएट ये करता है, और आपस के अंदर हर देश की क्या करता है, एप्रिसिएशन करता है, उनको अप्रिशिएट करता है, एंड अदर ऑफ द जो प्रॉब्लम आती है उनको भी आप यहां पर क्या करते हो, एक दूसरे की हेल्प करते हो। साथ ही साथ क्या होता है, प्रमोट करता है एक्टिव कोलाबोरेशन को, एक्टिव कोलाबोरेशन, म्यूचुअल असिस्टेंट इन द इकोनॉमिक्स, ठीक है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, सोशल एंड कल्चर, टेक्निकल एंड ऑफ आपकी साइंटिफिक जो आपका फील्ड है, मतलब सार्क के अंदर जितनी भी कंट्रीज हैं, उनका आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी वैज्ञानिक क्षेत्रों के अंदर बहुत ही ज्यादा सक्रिय तरीके से सहयोग देते हैं, और आपस के अंदर जो पारंपरिक सहायता, एक दूसरे को समय समय पर ये क्या करते हैं, सहायता भी प्रदान करते हैं। स्ट्रेंथ कोऑपरेशन विद द अदर डेवलपिंग कंट्री, ये क्या करते हैं,
अन्य जो शील देश हैं उनके साथ भी सहयोग करके अपने आप को मजबूत बनाने की कोशिश करती हैं, जो सार्क के अंदर कंट्रीज आती हैं, टू स्ट्रेंथन कोऑपरेशन अमंग देम सेल्फ इन द इंटरनेशनल जो आपकी फॉरम्स होती हैं ऑन द मैटर ऑफ द कॉमन इंटरेस्ट। यहां पर बहुत ही अच्छी बात है कि जो भी आपकी 8 कंट्री है ना, वो 8 की 8 कंट्रियां सार्क वाली इंटरनेशनल लेवल के ऊपर क्या करती हैं, अपने मंच पर इंटरनेशनल फॉर्म्स के ऊपर क्या करती है, अपने हितों के मामले में अपने इंटरेस्ट के बारे में बातचीत रखती हैं पूरे बड़े बड़े देशों के आगे, कि ताकि इनका भी ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट किया जा सके और ये भी उन देशों की तरीके से क्या हो जाए, डेवलपिंग कंट्री बन जाए। ठीक है, डेवलप्ड कंट्री बन जाए। उसके बाद बात करते हैं टू कोऑपरेट विद द इंटरनेशनल एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशन विद द स्मॉल एम एंड पर्पस। यहां पर देखा जाए तो समान उद्देश्य और समान उद्देश्य के साथ जो अंतरराष्ट्रीय या इंटरनेशनल क्षेत्रीय संगठन के साथ आप एक दूसरे को क्या करते हो, सहयोग करते हो। सार्क के अंदर जितनी भी कंट्रीज हैं वो आपस के अंदर मिलजुल कर काम करती हैं, और मिलजुल के काम करने के साथ साथ क्या होता है, इनका जो पर्पस है वो भी आपस के अंदर सिमिलर है और आपके एम भी सिमिलर है। अब ना कुछ स्पेशलाइज्ड बॉडीज बनाई गई हैं सार्क के अंदर जो काम करती हैं। सबसे पहले का नाम आपका एसडीएफ आता है। एसडीएफ का मतलब क्या होता है, सार्क डेवलपमेंट फंड्स। सार्क डेवलपमेंट फंड्स का मतलब ये है, ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इसका है कि प्रोजेक्ट बेस्ड कोलैबोरेट करता है सोशल सेक्टर के अंदर जो पॉवर्टी है आपकी उसको खत्म करने के लिए और पूरा होल डेवलपमेंट करने के लिए ये क्या करता है, फंड को इकट्ठा करता है। एसडीएफ इज गवर्न बाय द बोर्ड। इसको एक बोर्ड भी बनाया गया, सारी कंट्रियों ने मिलकर के, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑफ द मेंबर स्टेट हैं वो इसके अंदर काम करते हैं, साथ ही साथ गवर्निंग किया जाता है काउंसलिंग ऑफ द एसडीएफ ये बनाया, जिसके अंदर क्या होता है, फाइनेंशियल मिनिस्टर होते हैं आपके मेंबर कंट्री के। मेंबर जो स्टेट हैं 8 आपकी मेंबर कंट्री हैं, उनका एक एक बंदा इसके अंदर काम करेगा और पूरी फंक्शनैलिटी को अच्छे से देखेगा, ताकि आपके सारे के सारे जो काम किए जा रहे हैं, जहां आपके गोल्स हैं उनको कवर करने के लिए यहां पर फंड को इकट्ठा किया जाए। उसके बाद एसएयू की बात करते हैं, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी। जिस तरीके से जो आपकी नेशनल यूनिवर्सिटी जो होती हैं, इंस्टीट्यूट होते हैं, उनके द्वारा जो आप सर्टिफिकेट वगैरह देते हो, डिग्री वगैरह देते हो जो प्रमाणित होती है, उसी तरीके साउथ एशियन यूनिवर्सिटी भी सार्क के द्वारा बनाई गई है। और इसके अंदर भी क्या होती है, ये इंडिया के अंदर लोकेट करती है, और इसके अंदर भी क्या होता है, जो डिग्री एंड सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं वो अवॉर्डेड होते हैं किसके द्वारा, एसएयू साउथ एशियन यूनिवर्सिटी के द्वारा, और उनकी भी वैल्यू बहुत ही अच्छी होती है। जो आपकी नेशनल यूनिवर्सिटी है, जो इंस्टीट्यूट है आपके, उनके द्वारा जो अवार्ड दिया जाता है उनके ही बराबर, रिस्पेक्ट के बराबर अगर देखा जाए उनके बराबर होती है। उसके बाद बात करते हैं सारा सो की, ठीक है ना, सर सो की बात करते हैं। इसका मतलब क्या है, साउथ एशियन रीजनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो इसका जो आपका मेन सेक्रेटरियल जो आपका मतलब आपका क्या होता है, सचिवालय होता है या आपका हेडक्वार्टर होता है, वो ढाका बांग्लादेश के अंदर स्थित है। यहां पर अगर देखा जाए तो इट वाज द एस्टैब्लिश्ड टू अचीव एंड एनहांस कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन अमंग द सार्क मेंबर कंट्रीज। जो आपकी आती हैं उनके बीच में कुछ अच्छे अच्छे स्टैंडर्ड फिक्स कर दिए जाते हैं, ताकि आप आसानी से कोऑर्डिनेट हो सको एक दूसरे के साथ, आसानी से कोऑपरेट करो एक दूसरे को। इन चीजों को अचीव करने के लिए, इन चीजों को एनहेंस करने के लिए क्या बनाया गया था, आपका सारसो बनाया गया था। ठीक है ना, सारसो बनाया गया था, साउथ एशियन रीजनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था। इसका एम क्या है, इसका यही एम है कि जो भी आपके राज्य हैं उनके बीच में समन्वय और सहयोग को बनाया जा सके, और इसका उद्देश्य अंतर क्षेत्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए। ठीक है ना, अंतर क्षेत्रीय जो जो रीजनल है आपकी, एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ व्यापार करती है, जो सार्क के अंदर कंट्रीज आती हैं आपस के अंदर व्यापार करती हैं, उनको अच्छे से बनाया जा सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर क्या होता है, मतलब आसानी से समय पूर्ण मानक बना करके उसको स्टैंडर्ड को क्या किया जाता है, फिक्स किया जाता है। हार्मोनाइज्ड जो स्टैंडर्ड आपके यहाँ पर है, आपस में समन्वय बनाने के लिए, कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए यहाँ पर क्या करते हैं, ये कुछ स्टैंडर्ड आपको प्रोवाइड करता है। उसके बाद आर्बिट्रेशन जो आपकी क्या है, काउंसलिंग है, ये क्या होती है, इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। ठीक है ना, इसके अंदर क्या है,
कि आपने जो भी सिस्टम करना है, इसके अंदर सारे का सारा जो सिस्टम है आपका किससे रिलेटेड आता है, वो आपका होता है कि जो भी आपका रीजन के अंदर जो भी आप क्या कर रहे हो, कोई भी फ्रेमवर्क तैयार किया है, इसकी जो ऑफिस है वो पाकिस्तान के अंदर है, ठीक है ना। इसका जो ऑफिस है सार्क आर्बिट्रेशन काउंसलिंग है, इसका ऑफिस कहां पर है, पाकिस्तान के अंदर है। और इसके अंदर ना बहुत सारे जो विवाद है उनको सोल्यूशन करने के लिए आपकी ये बॉडी बनाई गई है, ये काउंसलिंग बनाई गई है। ये एफिशिएंट सेटलमेंट करती है कॉमर्शियल चीजों के अंदर, इंडस्ट्रियल, ट्रेड, बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट एंड सच एज द डिस्प्यूट्स हो जाते हैं इसके अंदर, उन सारी चीजों को ये सोल्यूशन करने के लिए आपकी हेल्प करती है। उसके बाद ना कुछ अचीवमेंट आते हैं आपके सार्क के, कुछ क्या है अचीवमेंट्स हैं, कौन कौन से अचीवमेंट हैं। फ्री ट्रेड एरिया, फ्री ट्रेड एरिया बनाया जिससे क्या होता है आपके टैरिफ्स नॉन टैरिफ्स हैं उनको कम से कम एलिमिनेट किया जाता है, मतलब उनको कम से कम किया जाता है, काफी हद तक कम करके जो व्यापार है उसको क्या किया जाता है, फ्री ट्रेड एरिया बनाया जाता है, मुक्त व्यापार क्षेत्र इसको बनाया जाता है। साथ ही साथ आपका नया उसके बाद क्या आता है आपका SAPTA, ठीक है ना, साउथ एशिया प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। मतलब ये कब आया था आपका 1955 के अंदर ये इफेक्ट के अंदर आया था, जिसके अंदर प्रमोट किया जाता है ट्रेड को, ठीक है ना, जो प्रेफरेंशियल ट्रेड है, ठीक है ना, व्यापारिक समझौतों के अंदर जो आपकी प्रेफरेंशियल ट्रेड है उसको बढ़ावा दिया जाता है, उसके ऊपर एग्रीमेंट किया जाता है। उसके बाद एक चीज आती है साफ्टा। साफ्टा के ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा छोटी सी। साफ्टा का मेन सिस्टम वही होता है जो नाफ्टा के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था ना, जहां ये सार्क के अंदर पढ़ रहे हैं, व्यापार को बढ़ावा देता है। इसके अंदर क्या था, मतलब एक्सक्लूडिंग किया जाता है ऑल सर्विस लाइक द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो आपकी होती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी से रिलेटेड जो चीजें होती हैं वो आपकी इसके अंदर देखी जाती हैं। रिड्यूस करता है कस्टम ड्यूटीज को ऑफ द ऑल ट्रेड गुड टू जीरो बाय द ईयर 2016 के अंदर ना, मतलब जो सीमा शुल्क था आपका, कस्टम ड्यूटी थी साफ्टा के द्वारा, उसको पूरा का पूरा खत्म कर दिया गया था। साथ ही साथ यहां पर आपको बहुत सारी सर्विस और भी प्रोवाइड की जाती हैं, जो आपकी सर्विस किससे रिलेटेड होती हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होती हैं। उसके बाद एक चीज और थी जो आपकी क्या थी, SATIS, इसका नाम क्या है, सार्क एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस की यहां पर बात की जाती है, जिसके बीच में जो आप लोगों को मैंने WTO के अंदर गैट पढ़ाया था ना, गैट्स पढ़ाया था, गैट्स के जो गैट्स प्लस इसको बोला जाता है पॉजिटिव लिस्ट, कि इसके अंदर ना गैट्स की जो पॉजिटिव लिस्ट है जो मैंने आपको WTO के अंदर पढ़ा रखी है, ठीक है, कि क्या क्या चीजें इसके अंदर आती हैं, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा लिस्ट भी टेलीग्राम के ऊपर, वो एक सिंगल पेज डाल दूंगा, जिससे आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन सी गैट्स प्लस के अंदर जो पॉजिटिव लिस्ट है, कि कौन कौन सी सर्विस हैं जो आपकी इसके अंदर आएंगी। जो गैट्स की प्लस जो आपकी लिस्ट बनी हुई है उसके अंदर जितनी भी सेवाएं आपकी आती हैं, चाहे वो बैंकिंग से रिलेटेड है, टेक्नोलॉजिकल रिलेटेड है, ठीक है, चाहे वो इंटरेस्ट इंश्योरेंस से रिलेटेड है, वो सारी चीजें आपकी इसके अंदर आती हैं। साथ ही साथ आपके पेटेंट वगैरह राइट है, वो सारी चीजें जो सर्विस होती हैं इसके अंदर आती हैं। सार्क उन चीजों के लिए क्या करता है, अपने आप को बाध्य करता है, और अपनी एक अलग से इन लोगों ने क्या बनाई है, SATIS, ठीक है ना, सेट इस बोल सकते हो इसको, जो भी बोल रहे हैं आप लोगों ने, तो ये बनाई है, जिसके अंदर क्या किया जाता है, जो ट्रेड आपका सिस्टम है उसको लिबरलाइजेशन किया जाता है। जो गैट प्लस के अंदर, गैट्स प्लस के अंदर आपके जितनी भी सर्विस आपकी आती हैं, जो WTO का गैट्स प्लस है उसके अंदर जितनी भी सर्विस आती हैं, उन सारी सर्विस को लिबरलाइजेशन किया जाता है, मतलब उदारीकरण किया जाता है। उसके ऊपर आपको किसी भी तरीके कस्टम ड्यूटी टैक्स वगैरह नहीं लगाया जाएगा, अगर सारे कंट्री आपस के अंदर वो क्या करती हैं, ट्रेड करती हैं। उसके बाद सार्क यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूं, स्टैब्लिश किया गया इसको इंडिया के अंदर, फूड बैंक एंड आल्सो द एनर्जी रिवर्स इन द पाकिस्तान, पाकिस्तान में एक जो ऊर्जा भंडार है उसको स्थापित किया गया था, और सार्क यूनिवर्सिटी इंडिया के अंदर स्थापित की गई थी, और साथ ही साथ जो एक फूड बैंक है वो भी इंडिया के अंदर स्थापित किया गया था मे बी, ठीक है ना। ये क्या करता है, आपको यूनिवर्सिटी के बारे में तो बता ही दिया मैंने आपको पिछली स्लाइड के ऊपर, ये वाला, ठीक है ना, ये यूनिवर्सिटी है जो आपको डिग्री प्रोवाइड करती है, उसकी पूरी पूरी वैल्यू होती है। अब लास्ट आपकी स्लाइड है जिसके अंदर कुछ और आपको बता देता हूं कि जो आपका
साथ ही साथ नेबरहुड आपकी होती है, ठीक है ना, फर्स्ट, उनको आपस के अंदर क्या करते हो, इमीडिएटली आप क्या करते हो, प्राइमेसी देते हो, आसानी से आप क्या करते हो, जो आपके आसपास के देश होते हैं उनको आप क्या करना चाहते हो, उनको आप क्या करना चाहते हो, आसानी से जो कोऑपरेट करोगे, साथ ही साथ आप क्या करोगे, उनको आसानी से कोई भी अगर नेचुरल हजार्ड्स आते हैं तो आप आसानी से उनको क्या करोगे, आपस के अंदर हेल्प करने वाले हो। साथ ही साथ एक बात आती है आपकी कौन सी, किस चीज की, कैन काउंटर चाइन, ठीक है ना, काउंटर चाइना क्या आता है यहाँ पर आपका, किस तरीके से, इसके अंदर कौन कौन सी चीजें, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका, ये सारी चीजें, इनको कॉपरेशन किया जाता है। ये क्या होती है, जियो स्ट्रेटेजिकल आपकी क्या होती है, सिग्निफिकेंस होती है। आप पूछोगे सर जी OBOR क्या होता है, OBOR का मतलब क्या होता है, ओ मतलब वन बेल्ट और वन रोड, ठीक है ना, इस तरीके की जो सर्विस है आपकी वो किसके अंदर, सार्क के अंदर प्रोवाइड की जाती है इंडिया के द्वारा। साथ ही साथ रीजनल स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करूं कि म्यूचुअल ट्रस्ट आपका पीसफुल बना के रखा जाता है, एंड ग्लोबल लीडरशिप रोल की अगर मैं बात करूं वो भी आपके अंदर जो एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इंडिया के साथ प्लेटफॉर्म जो बनाया है वन बेल्ट एंड वन रोड की अगर मैं बात करूं, ये वाला इनिशिएटिव है, ये सार्क के द्वारा लिया गया है, ठीक है ना। चाइना जो आपका मतलब काउंटर बनाया गया है इस तरीके से, जिसके अंदर ये वाली आपकी क्या आती है, कंट्रीज आपकी आती हैं। गेम चेंजर ऑफ द इंडिया एक्ट पॉलिसी आपकी यहाँ पर है कि लिंक कर देते हो इकोनॉमिकली, जो आपकी प्रोस्पेरिटी है, ठीक है ना, जो इंटीग्रेशन है आपका किस तरीके से चलेगा, मेनली जो सर्विस सेक्टर है इसके लिए जो आपका ये मैंने अभी करवाया ना आपको, गैट्स प्लस की जो सारी पॉजिटिव लिस्ट है इसके अंदर आती है। चैलेंज आपके सामने क्या क्या आते हैं, लो फ्रिक्वेंसी मीटिंग आपकी, इसकी जो सार्क की मीटिंग है ना वो आपकी क्या होती है, बहुत कम होती है, जिस वजह से आपका पूरा का पूरा जो सिस्टम है कई बार बिगड़ भी सकता है। और यहाँ पर क्या होता है, बोर्ड एरिया कोऑपरेशन है आपका, यहाँ पर जो डाइवर्सिफिकेशन है, ठीक है ना, कई चीजों का आपका जैसे एनर्जी रिसोर्स है, ठीक है, इसको लीड करना पड़ता है आपको, इन चीजों के लिए दूसरों देशों को भी बताना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद साफ्टा वाला है, ठीक है ना, उसके अंदर कोई भी ज्यादा सेटिस्फेक्शन आपको नहीं है, जो सर्विस वगैरह इंक्लूड की जाती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है या और आल सर्विस है, वो मतलब उसके अंदर साफ्टा की लिमिटेशन है कि वो अच्छे से इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाया। इंडो पाकिस्तान रिलेशन है वो भी आपके अच्छे से नहीं बने हैं, आपको पता ही है, हार्मफुल बन चुके हैं, ये हिंदी के अंदर दे रखा है उसी चीज को। तो डियर फ्रेंड्स आज की क्लास इतनी थी, आई होप कि आपको समझ आया होगा कि सार्क है जो किस तरीके से आपका चलता है और इसके अंदर क्या क्या कंट्रीज आती हैं, सार्क आपको पूरा अच्छे से समझ आ गया होगा। तो ये चीजें आप लोगों ने याद रखनी है अच्छे से, क्योंकि यहां से आपके क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। और ये वाला जो आपको मैंने अभी बताया OBOR वन बेल्ट वन रोड वाला, ये फुल फॉर्म आप बच्चे याद करके रख लेना। तो थैंक यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। और डियर फ्रेंड्स ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू ऑल फ्रेंड्स, लाइक शेयर जरूर करना क्लास को, और इसी तरीके आपको डेली क्लासेस मिलती रहेंगी और आपकी प्रिपरेशन है बेस्ट बनाई जाएगी। तो डियर फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय। अगली वाली क्लास के अंदर हम एशियन पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, आगे वाली क्लास के अंदर हम लोग एशियन को पढ़ेंगे जो कि आपके सिलेबस के अंदर गिवन है। तो सारी की सारी चीजें मैं आपको बिल्कुल डीपली पढ़ाने वाला हूं, बस आप जुड़े रहें और अपने फ्रेंड लोग से क्लास को शेयर जरूर करते रहे। तो थैंक यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।